इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट वीक में दिखाएंगे, मतलब उसको अभी वहीं छोड़ देना एक बार। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे आज, और रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और एसी पूरा हो चुका था अपना। ईएमडब्ल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ईएमडब्ल्यू की कुछ प्रॉपर्टी जो बच्ची हैं वो लिखा के, और एसी की प्रॉब्लम्स आप नेक्स्ट वीक में पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप करके रख लेंगे, ठीक। तो एसी ईएमडब्ल्यू अपना आधा एक घंटे का ही बचा है, शायद उसमें ज़्यादा बचा नहीं है। कहाँ तक लिखा दी थी प्रॉपर्टी? मैक्सवेल की इक्वेशन लिखाई थी बस, वो भी तो लिखाई होंगी, उसकी स्पीड और वो नहीं लिखाई थी, पॉइंट एनर्जी डेंसिटी लिखाई होंगी, ऊर्जा घनत्व। हाँ तो काफी पहले लेकिन ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा अवेलेबल रहे, है ना, क्योंकि ऑप्टिक्स बड़ा है, टाइम लगेगा, और जितना हो जाएगा उतना अपन ट्राई करेंगे करने की। E5U में हमने प्रिज्म तक पहुंच गए हैं, तो आपके बैच में भी ट्राई करेंगे कि जल्दी से पहुंचे, ठीक। जो आपके पैरेलल में बैच है ना, उसमें ज़्यादा क्लास लगा दी इन्होंने, आपके में कम कर दी, तो उधर ज़्यादा हो गया। कल की छुट्टी है, हाँ। क्या बोल रहे, कल की छुट्टी है ना? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। आप तो पढ़ते रहो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ते रहो, सफिशिएंट। आपको वो चिंता नहीं करनी, आपको जितना पढ़ा है वो आगे तो भी पास हो जाओगे। समझ गए ना? 720 से ज्यादा तो कभी नहीं ला पाएंगे, तो 680 में भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। अरे ये क्यों बजा रहे हो? फॉर्म भर दिया ना। चलिए अब देखिए, हेडिंग डाले, किरण प्रकाशिकी। सुनिए, मैं पहले बोलूंगा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे। इन सारे पॉइंट्स में सारे डेटा आ जाएंगे। इस चैप्टर की मैं खासियत बता दूं, जितना हम रे ऑप्टिक्स में आपको कराएं उतना ही आपको करके जाना है। मॉड्यूल से मैक्सिमम आप सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो थर्ड के जो एग्जाम के 10 साल के पेपर, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ज़्यादा ना करें, क्योंकि बिखार देगा आपको, बिखर देगा। मतलब इतना टाइम आप इसमें लगाओगे, इससे 10 टॉपिक तैयार कर लोगे, ऐसा टॉपिक है। आता बड़ा इजी है, जैसे पिछली बार पे जो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, मी इक्वल टू साइन ए प्लस रिजॉल्विंग पावर आई 1.22 लैम्बडा बाई डी वाला फॉर्मूला, तो आता है इजी, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ही बिखर जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले जितना कराया जाए आपको इस चैप्टर में पूरा 100% याद हो, पहले वो चीज़, फिर उसके बाद जो 10 साल के पेपर के क्वेश्चन इसलिए ऑप्टिक्स से आए वो 100% करने। इतना करने के बाद में फिर आप और सब्जेक्ट जब बराबर हो जाए तब इसको और बढ़ा देंगे, राइट। तो इस टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और इजीली जल्दी समझने में नहीं आता है, तो इसलिए नोट्स से हम जब पढ़ाते तो थोड़ा समझ जाता है। अदरवाइज तो 1.5-2 महीने का टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, 1-1.5 महीने का, ऐसे टॉपिक, लेकिन नोट से समझ जाएगा काफ़ी हद तक। तो आपको परेशान नहीं होना है, जितना पढ़ाया जा रहा है वो याद होना चाहिए। ये मेंटलिटी अगर आपकी रही तो विनर रहेंगे आप नीट में, कि जो पढ़ा है वो तो याद है सर, पूछो ना सर, ऐसे, ठीक। पूछेंगे नहीं, लेकिन बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तुम्हारे मन में आके पूछ ले ठहरा के पूछ ले। प्रकाश में जो स्पेक्ट्रम होता है, सबसे पहले अगर ऐसे लिखें तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? गामा। बोलो गामा। फिर एक्स, फिर अल्ट्रा, परा, अल्ट्रा मतलब परा, विजिबल दृश्य, फिर इंफ्रा, इंफ्रा मतलब अवरक्त, बोलो अवरक्त, शाबाश, माइक्रो सूक्ष्म, और रेडियो। रेडियो तरंग की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ जब सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो की, राइट। चलिए लिखिए, ठीक है पूरा। वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के घटते हुए ऑर्डर, ईएमआई हो गया कंप्लीट। ईएमआई तो बहुत दिन हो गए, ईएमआई का तो एसी हो गया। ये बच्चे पूछ रही है रुकमनी, एसी भी हो चुका है, ईएमडब्ल्यू की आधी प्रॉपर्टी हो गई, तुम तो आई नहीं होंगे, आई तो थी बीच में रुकमनी, तो आई, एसी हो चुका है, ईएमआई हो चुका है। तरंग दैर्ध्य के नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। गामा, कॉस्मिक रेज भी गामा को बोला जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 तरंगें हम दिखाते हैं, जिनमें सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है और सबसे ज्यादा रेडियो।
EMW पूछ रहे होंगे। अच्छा, अभी वो आधा हाफ एन आवर का बच्चा, उसको अगली क्लास में अगले वीक में ना, ये किरण प्रकाश की बड़ा है, थोड़ा इसको पहले ले रहे। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है, घटते क्रम में कौन सा सही है नीट के लिए, तो आप आराम से बता देंगे। बढ़ते हुए क्रम में ऐसे चलना है, घटते हुए क्रम में ऐसे चलना है। ठीक, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से फिजिक्स का नीट बनता है, तो ध्यान रखें। हटा लूं, ये क्या लिखा है इधर? वेरी गुड, विद क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सुनना पहले, लिखना मत, टिपने की भूल। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है जो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाया जाता है। आंखों की जो सेंसिटिविटी होती है वो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सबसे ज्यादा होती है, ग्रीन कलर की। इसलिए आपने देखा होगा पर्दे जो होते हैं वो ग्रीन कलर के ज्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, जिससे कि सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम में आईज की सेंसिटिविटी ज्यादा मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है जो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम का मध्य पाया जाता है, लिखने की जरूरत नहीं। प्रत्येक आवृत्ति प्रकाश के रंग का सूचक होती है, अतः रंगों की वास्तविक संख्या अनंत होती है। अब छोटे छोटे मल्टी, एक कलर है प्राइमरी, उसके फिर बहुत सारे सेकेंडरी होते हैं, और फिर और होते, मतलब उनकी संख्या कितनी हो जाती है? अनंत। प्राइमरी तो आपको 3 ही दिखाएंगे, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद में और पूरक रंग हो जाएंगे, 7 आ जाएंगे, समझ गए? 3, 7, फिर अनंत, इस टाइप से चलता है। तो कहता है प्रत्येक आवृत्ति प्रकाश के रंग का सूचक होती है, अतः रंगों की वास्तविक संख्या कितनी होती है? अनंत। आप जो देख रहे हो वो तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मतलब पूरक है या कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन जो रंगों की रियल में संख्या, चूंकि आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी तो अनंत होती है। आवृत्ति माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई एक रे दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी, उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं। अर्थात इसका मान सभी माध्यमों में समान रहता है, किंतु तरंगदैर्घ्य, तरंग वेग, आयाम, तीव्रता ये तो बदलेंगी इत्यादि तरंग के गुण माध्यम पर निर्भर करते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c इक्वल टू, हम लिख चुके हैं पहले, तो इस पेज पे जो लिखने की खास इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या लिखनी है? लिखिए आवृत्ति, यहां से तीसरा पॉइंट लिखना, बाकी नहीं लिखना है ना। अरे ऊपर की लिखने की नहीं, 3800 7800 पहले लिख चुके हो तुम। लिखो आवृत्ति माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, अर्थात इसका मान सभी माध्यमों में समान रहता है। याद रहेगा, आपसे पूछा कि कौन सी चीज है जो बदलती नहीं, तो आप कहेंगे आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य, तरंग वेग, आयाम और तीव्रता तरंग के गुण के माध्यम पर निर्भर करते हैं। तरंग के गुण किस पर निर्भर करते हैं? माध्यम। हटा लो बच्चों, बस यही लिखना है यार, ये नहीं लिखना, नीचे वाला लिखा चुका हूं पहले, लिखा दिया था उस दिन 1/√μ0ε0, जबरदस्ती मत लिखना, सिर्फ यही। आवृत्ति निर्भर नहीं करती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो लैम्बडा चेंज हो जाएगा और वेग चेंज हो जाएगा, आयाम और तीव्रता चेंज हो जाएंगे, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित। ये सब नहीं लिखना, ये आएगा आगे, म्यू इक्वल टू सी वाई लिख लो, चाहिए तो म्यू इक्वल टू लिखिए। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू, ये लिखना फॉर्मूला, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू सी बाई बी, निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू लिखें सी बाई बी, क्योंकि ये नीट में आ चुका है फॉर्मूला, वी देकर म्यू पूछा गया था। क्लियर है ना? वी देकर, वी दिया था 2 × 10⁸,
और पूछा था कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो 3/2 हो गया ना, 3/2 हो गया कि नहीं हो गया। उन्होंने पूछा था कि किसी का तरंग का माध्यम में वेग 2 × 10⁸ है, तो बताइए उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो जिस बच्चे को पता था म्यू इक्वल टू CY/V, तो 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸, तो 3/2 हो गया ना कुछ। प्रकाशिक पथ की लंबाई क्या होती है? प्रकाश द्वारा माध्यम में तय की गई दूरी, जो प्रकाश माध्यम में दूरी तय करता है वो µt होती है। µt कितनी होती है वो लंबाई? आप पहले भी पढ़ चुके हैं माध्यम के रेस्पेक्ट में लंबाई µt। तो लिखिए प्रकाशिक पथ की लंबाई। देखो प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशिक पथ की लंबाई, प्रकाश द्वारा माध्यम में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा माध्यम में तय की गई दूरी पथ की लंबाई कहलाती है। पथ बना लें, टी बना लें, मीट लिख दें। लिख लिया म्यूटी। म्यू पट्टिका के पदार्थ का अपवर्तनांक है और टी पट्टिका की मोटाई। सुनिए पहले, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? सेंस, आई का सेंसेस, जो दिखता है, जो देख पा रहे हैं वही तो प्रकाश है। प्रकाश ना हो तो देख पाओगे? प्रकाश को माध्यम पर आपतित करने पर उसकी विभिन्न घटनाएं एक साथ घटती हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, गतिमान प्रभाव, कई सारे जीमान प्रभाव, युग्म उत्पादन की घटनाएं। जब भी प्रकाश जो है किसी माध्यम पर आपतित होगा तो प्रकाश की कई घटनाएं, ये सब घटनाएं प्रकाश की तो है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन और ये सब सारी घटनाएं किसकी होती हैं? प्रकाश की घटनाएं। अब आता है सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालें प्रकाश का परावर्तन। अरे ये सब नहीं लिखना है, आंखों को देखना और ये सब। देखो प्रकाश का परावर्तन, वस्तुओं को देखने में प्रकाश मदद करता है, इसको क्या लिखना? नहीं, ऐसे थोड़ा कहोगे प्रकाश देखने में मदद नहीं करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, जब कोई किरण किसी माध्यम किसी पर आपतित हो और वो उसी माध्यम में वापस लौट आए तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। और अंदर जाके मुड़ जाए तो अपवर्तन। समझ? तो लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, जब कोई प्रकाश का किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आपतित होती है जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आपतित होती है तो किरण का पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए? पुनः उसी माध्यम में लौटाना क्या कहलाता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। हटा लूं। जब प्रकाश की किरण कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और यह परावर्तन सदैव परावर्तन के नियमों का पालन करता है। नियमित परावर्तन
जो सतह है, सतह मतलब जो ऊपर बाउंड्री चिकने चिकने होने पर होता है, मतलब चिकनी सतह होगी तो नियमित परावर्तन होगा, रेगुलर, जैसे आई गई आई गई आई गई, राइट। एक होता है विस्तृत, एक होता है वह परावर्तन जो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, विस्तृत परावर्तन, कहीं से आई कहीं चली गई, कहीं से आई कहीं चली गई। एक तो आ रही है पर्टिकुलर और पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, आई इक्वल टू आर, तो वो तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी, और कोई आई और चली गई। वस्तुएं विस्तृत परावर्तन के माध्यम के कारण देखी जाती है, वस्तुएं नियमित परावर्तन से नहीं देखी जाती, किससे देखी जाती है? विस्तृत परावर्तन। परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, रंग, तरंगदैर्ध्य, वेग इत्यादि अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि आयाम और तीव्रता बदल सकती है। जो जिस आयाम से वो आया था, एम्पलीट्यूड जिस तीव्रता से आई थी, वो परावर्तन के बाद क्या हो सकती है? बदल सकते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगी, वेग नहीं बदलेगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जा नहीं रही, उसी माध्यम में वापस लौट रही है ना, तो ना वेग बदलेगा, ना तरंगदैर्ध्य बदलेगी, ना आवृत्ति बदलेगी। तो क्या बदल सकता है? तीव्रता बदल सकती है। आयाम बदल सकता है, तीव्रता बदल सकती है। जितनी तीव्रता से आएगी, हो सकता है वो बाद में, क्योंकि कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण कर लेगा कुछ जिस पर वो आपतित हो रही है, तो वो तीव्रता नहीं रह सकती, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो लिखिए, परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और लिखें विस्तृत परावर्तन। फिर नीचे लिखें, वो जो नियमित लिखा है ना उसके सामने लिखें परावर्तन के नियमों का पालन करता है। जो तुमने नियमित लिखा है उसके आगे लिखें परावर्तन के नियमों का पालन करता है। परावर्तन के नियमों का, और जो विस्तृत लिखा है उसमें लिखो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता। राइट। अब एक स्टार लगा के लिखो, परावर्तन की घटना में परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, रंग, तरंगदैर्ध्य, क्या है, परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, रंग, तरंगदैर्ध्य, वेग इत्यादि अपरिवर्तित रहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, अपरिवर्तित, जबकि आयाम और तीव्रता बदल जाती है। परावर्तन के समय बदलने वाली राशि ऐसे पूछेगा, चार चीजें दे देगा, कहेगा आयाम या तीव्रता, राइट। अपवर्तन के समय आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन परावर्तन के समय सिर्फ तीव्रता बदलती है, वेग, आवृत्ति, आयाम ये सब नहीं बदलती, राइट। हटा लूं। अब लिखिए परावर्तन के लिए, यहीं से आप समझते हैं नियमित परावर्तन, यही पिक्चर में है। नियमित परावर्तन, परावर्तन के लिए बच्चों एक एक जो है ये आपतित किरण है, देख रहे हैं आप, ये सतह है जिस पर वो आपतित हो रही है, ये अविलंब है। अविलंब के साथ जो आपतित किरण किरण कौन बनाती है वो आपतन कौन होता है, और ये जो रिफ्लेक्टेड है परावर्तित किरण जो कौन बनाती है वो परावर्तन कौन होता है। यस या नो? ये परावर्तन के दो नियम है जिसमें ये बोला जाता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कौन और परावर्तन कौन बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही दो नियम है। ठीक, सभी चिकनी सतहों के लिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं। आप चाहें कि खुरदरी पे चल जाए तो वो नहीं, चिकनी सतहों के लिए ही पूरे परावर्तन के नियम वैलिड हो, पूर्ण परावर्तन हो। अच्छा, ये एंगल जो है ना नीचे वाला थीटा, ये गैलेंसिंग एंगल कहलाता है। आगे लाके तुम्हें काम का नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले पृष्ठ स्पर्शी कोण, गैलेंसिंग को बोलते हैं पृष्ठ, अरे बोलो पृष्ठ स्पर्शी कोण।
आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर समान होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर आपतित परावर्तित और अवलंब एक ही तल में होते हैं और थीटा जो है वो स्पर्शी कोण है। सभी चिकनी सतहों के लिए परावर्तन के नियम लागू हो सकते हैं, मतलब उनमें नियमित परावर्तन होता है। खुरदरी होगी, रफ सरफेस होगा तो विस्तृत परावर्तन, और विस्तृत परावर्तन में कभी भी परावर्तन के नियम लागू। हटा लें क्या ये बच्चों? सबसे पहले आता है समतल दर्पण से परावर्तन। पहले आप समझ लें एक बार, फिर करेंगे। समतल दर्पण ये रहा, दिख रहा है आपको दर्पण? अरे ये दर्पण दिख रहा है ये वाला? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये किरण आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर ये बना इमेज। तो वास्तविक की इमेज जो बनती है वो आभासी बनती है। क्या आप अंदर घुस जाते हैं क्या दर्पण के? नहीं, आप वास्तविक हैं और आपकी इमेज कैसी है? आभासी। ये ध्यान में रखना, आभासी का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वास्तविक का प्रतिबिंब आभासी बनता है। जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर बनता है। जितना दर्पण से दूरी जितनी बिंब की होगी उतनी ही प्रतिबिंब की होगी। जितने वेग से बिंब दौड़ेगा उतने ही वेग से प्रतिबिंब दौड़ेगा। तो तुम जिम जाते तुम लगता है हम तेज दौड़ रहे हैं, नहीं, वो सापेक्ष है, समझ गए? जो तुम 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो तो तुम्हारा बिंब भी 10 से हो रहा है, तो एक दूसरे के सापेक्ष 20 हो गया ना, तुम्हें लगता है मैं तेज दौड़ रहा हूं, ऐसा नहीं। 10 से दौड़ रहा है, तुम्हारा प्रतिबिंब भी 10 से दौड़ रहा है। दर्पण वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जितनी लंबाई इधर होगी उतनी बिंब की होगी, प्रतिबिंब की होगी। जितनी वो दूरी पर होगा उतनी दूरी पर होगा। समतल दर्पण से सदैव समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वो समान दूरी पर बनता है। बोलो तो ठीक हो। ये तो सर हमें पहले ही पता था, ये तो सबको पता होगा ना, डेली दर्पण के सामने खड़े होते हो, पता तो रहता है कि हम ही बन रहे हैं अंदर। दर्पण बना लें और ऑब्जेक्ट जो है ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज, ओपी बराबर पी आई। दर्पण दिखा दें, पॉलिश करके दर्पण बनाए जाते हैं। जितना आप पॉलिश करते जाएंगे वो दर्पण प्रतिबिंब देने लग जाएगा, परावर्तित करने लगेगा। देखिए बेटा, समतल दर्पण से सदैव समान आकार का प्रतिबिंब बनता है एवं समान दूरी पर बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, दर्पण केवल
अविलंब दिशा को 180 डिग्री पर घुमाता है। जैसे ये दर्पण रखा है और ये एक्स वाई जेड है, तो जो अविलंब दर्पण के मतलब बिल्कुल सामने दर्पण के अविलंब, ऐसे नहीं, ऐसे तो अविलंब जेड भी हो सकता है, लेकिन जैसे ये रखा हुआ है तो इसके अविलंब तो यही होगा ना भाई। तो जो सामने वाली होगी बाई, उसी का ये प्रतिबिंब वापस उल्टा दिखाएगा। एक्स को एज इट दिखाएगा, एक्स और जेड ऐसे दिखाएगा, समझ गए। उल्टा किसको दिखाएगा? बाई को। तो दर्पण केवल अविलंब दिशा को 180 डिग्री पर घुमा देता है। ऑप्शन ए। ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें कौन सा होगा? तो ये आपने ये बना दिया, इधर वाला बनाए रखा है, वाई जेड एक्स बना रखा है ना भाई। ये 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने। वाई एक्स और जेड का दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वाई विपरीत होगा ना बस। तो ऐसे पिक्चर बने आए तो आप समझ जाना जो दर्पण के लंबवत है उसी को विपरीत कर देना बस, बाकी एजिट रहेगा। ये वाई लंबवत है तो इसके तो अपोजिट वाई को दिखाना है। आर बोलो, आर तो ऐसे उल्टा 180 पे घुमा दिया इनको, पूरे को ऐसे उल्टा कर दो, राइट। तो तुम चेहरा देखोगे अगर दर्पण में तो क्या पीठ दिखाएगा कि नहीं? आप सामने देख रहे हैं तो सामने उल्टा है, समझ गए ना, विपरीत है वो वैसे। ठीक, तो बनाओ दर्पण केवल अविलंब दिशा को। अच्छा ये और ध्यान रखना, ये नहीं कि तुम खड़े हो उल्टा हो जाए, सिर नीचे हो जाए और टांग ऊपर, ऐसा भी नहीं होता है, जस्ट विलोम होता है, समझ गए ना। हाँ, दाई बाई होती है, बाई दाई होती है, समझ गए, लेकिन वैसे विलोम नहीं होता कि सिर नीचे हो जाए और टांग ऊपर, वैसे विलोम होता है ना ऐसे। दाई बाई दिखेगा, बाया दाई दिखेगा, दाएं को हिलाओगे तो उधर बाया हिलेगा दर्पण में। दाई आंख बाई आंख होगी, बाई आंख दाई आंख होगी, लेकिन सिर वहीं रहेगा जहां है। ऐसे पार्ट्स विलोम नहीं होगा ना, वैसे विलोम होगा। दर्पण केवल अविलंब दिशा को 180 डिग्री पर घुमा देता है। बना लिया। उठाए, आइए, जब किसी दर्पण को, ये भी समझे, जैसे दर्पण है, जब किसी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दें तो उसका प्रतिबिंब जो है 2 थीटा कोण से घूम जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट स्थिर। क्या मतलब हुआ है इसका? अगर मैंने यहाँ पर इसको, ये दर्पण था, इसको मैंने थीटा से घुमा दिया, देखो ऐसे घूम रहा है ना थीटा से। तो पहले ये इंसिडेंट यहाँ पर जब दर्पण था तो ये इस पे था लाइन पर, ये जो इंसिडेंट रे थी वो यहाँ पे ये परावर्तित हो रही थी, राइट। लेकिन जैसे मैं इसको थीटा से घुमाया इधर, तो ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा, ये पूरा की पूरा एंगल क्या बन जाएगा? 2 थीटा। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हम थीटा से घुमाएंगे बिंब उसको, दर्पण को, तो बिंब अगर स्थिर रहे तो प्रतिबिंब कितने से घूम जाएगा? अगर 30 डिग्री से मैंने दर्पण को घुमाया तो प्रतिबिंब कितने से घूम जाएगा? 60 डिग्री से, क्योंकि 90 माइनस 30 60 हो गया, 90 माइनस होता है। लेकिन आप ऐसे में समझो, आप तो थीटा और 2 थीटा, अल्फा से घुमाएंगे तो कितने से घूमेगा? 2 अल्फा। प्रतिबिंब की कोणीय चाल दर्पण की कोणीय चाल से दुगनी हो जाती है। जब जो थीटा से घूमेगा तो भाई थीटा बाई टी, ओमेगा कोणीय चाल क्या होती है? थीटा बाई टी। तो दर्पण की कोणीय चाल से क्या हो जाती है? दुगनी। दर्पण से उत्पन्न होने वाले विचलन कोण का मान 180 माइनस 2 आई होता है। आपने आई पे घुमाया, अल्फा पे घुमाया, तो विचलन कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 अल्फा। अगर आई अल्फा से घुमाया तो कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फा। दो दर्पण होंगे तो 360 माइनस 2 अल्फा के रेस्पेक्ट में होता है। मैं बताऊंगा अभी पूरा डिटेल में, पहले एक बार ये स्टेटमेंट लिखो। जब किसी दर्पण को, स्टेटमेंट लिखो, मैं बताऊंगा, नीचे लिखा हुआ पूरा। जब किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब टू थीटा कोण से घूम जाता है।
तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है एवं प्रतिबिंब की कोणीय चाल 2 थीटा कोण से घूम जाता है एवं प्रतिबिंब की कोणीय चाल दर्पण की कोणीय चाल से दुगनी होती है। देखिए कोणीय चाल दुगनी होती है। बस इसको पिक्चर को बनाना है, याद रखना है आपको ट्यूटोरियल वो मैं ये 180 वाला पिक्चर बनाएंगे अपन, है ना, इसको तो याद ही रखें। देखिए दर्पण से उत्पन्न होने वाले विचलन कोण का मान, दर्पण से उत्पन्न होने वाले विचलन कोण का मान 180 माइनस 2i होता है। लिख लिया 180 माइनस 2i, ये हम बताएंगे कैसे आता है। हटाए, ये देखो पहले समझ लो, फिर लिख लेना। लिख लिया, देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ध्यान से देखना, ये पूरा आई आर, एंगल आई और आर बराबर होते हैं ना भाई। अरे बोलो, एंगल आई परावर्तन के नियम में पढ़ाया था। तो बेटा जब ये आपतित किरण को आगे बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे डैश 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 करके, तो ये परावर्तित किरण, तो ये पूरा डेल्टा हो गया। अरे आपतित को आगे बढ़ाया डैश डैश करके और ये परावर्तित हुई, तो आपतित किरण परावर्तित का जो कोण है वही तो विचलन कोण होता है। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरा 180 होता है और ये 2i माइनस कर दोगे तो डेल्टा 180 माइनस 2i हो गया ना। तो लिखे अपनी कॉपी में, पिक्चर बनाया, ये वो लिख लिया था, स्टेटमेंट नहीं लिखा, ये लिख लिया नहीं लिखा, दर्पण से उत्पन्न होने वाले विचलन कोण का मान लिखो, बनाओ पिक्चर बनाओ बेटा, ये डैश डैश करके आगे बढ़ाना आपतित को ना, ये आपतित लिख देना, ये परावर्तित, आ मतलब आपतित, परा मतलब परावर्तित। आ मतलब आपतित, बोलो परावर्तित। डेल्टा रे बना दिया, डेल्टा 180 माइनस 2i। हटाएं, जब दो दर्पण परस्पर लंबवत स्थित हों, पहले तो दो दर्पण का कंसेप्ट समझो, लंबवत तो बाद में। जब दो दर्पण किसी थीटा कोण पर झुके हों तो कुल विचलन 360 माइनस 2 थीटा होगा। कुल विचलन कितना होगा? 360। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो 90 तो नहीं 180, तो 360 माइनस 180 तो 180 हो गया, मतलब विपरीत हो गया ना। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं पिक्चर बनाऊंगा। लिखो, जब दो समतल दर्पण, अरे पहले ये नोट डालो, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो कुल विचलन 360 माइनस 2 थीटा होगा। मतलब जब दो दर्पण दे रखे हो तो ऐसे लगाना है, एक दर्पण दे रखा हो तो 180 माइनस 2i। समझ गए? अब आप इसको वैसे समझना, बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यही याद रखना है 360 माइनस दो दर्पण के लिए। वैसे बता रहा हूं, ये आपतित किरण, ये अवलंब, ये अल्फा अल्फा, ये पहला विचलन हो गया 180 माइनस अल्फा, दूसरा विचलन यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस बीटा, दोनों को जोड़ दिया 180 माइनस अल्फा प्लस 180 प्लस 180, 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होंगे तो क्या हो जाए, अल्फा प्लस बीटा थीटा के बराबर, 2 थीटा के तो 2 थीटा हो गया। तो ओवरऑल आप जो दो दर्पण दिया हो और वो थीटा कोण पर हो, ये दोनों दर्पण है, एक दर्पण ये रहा, एक ये दर्पण, और जब भी कोई आपतित किरण आएगी फिर जाएगी, परावर्तित होगी, फिर वो वापस जाएगी, तो जो विचलन होगा कुल वो कितना होगा? 360 माइनस 2 थीटा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूं। बोलो, ये आपतित किरण, ये अवलंब, ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा, बोलो।
अब ये आगे बढ़ाओ डैश 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 करके, तो ये विचलन आ गया डेल्टा 1, ये 180 माइनस 2 अल्फा हो गया सब, बोलो डेल्टा 1 आ गया 180 माइनस, सेम ऐसे यहाँ जाएगा, फिर ये आपतित हो जाएगी, ये अवलंब हो गया बीटा बीटा, तो ये विचलन हो जाएगा, तो 180 माइनस 2 बीटा, दोनों को जोड़ दिया तो ये इधर जोड़ दिया, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा, 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपने इस पिक्चर को देखोगे 90 माइनस बीटा 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा बराबर 180, तो इसका मतलब थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो यहाँ पे बेटा जब इसको मैं करूंगा जोड़ूंगा तो 2 थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा आएगा तो 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो दो दर्पण अगर थीटा कोण पर झुके हों तो विचलन कितना हो जाएगा, कुल विचलन 360 माइनस, देखो यदि दो दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, अब लिखो जब दो दर्पण परस्पर लंबवत स्थित हो, जब दो दर्पण परस्पर लंबवत स्थित हो, लंबवत का मतलब थीटा कितना रखोगे सूत्र में 90, तो 360 माइनस 180 तो 180 हो गया ना, तो 1 डिग्री हो गया, 180 हो गया ना, निर्गत आपतित किरण निर्गत किरण प्रति समांतर हो गई ना। जब दो दर्पण परस्पर लंबवत स्थित हो तो निर्गत किरण आपतित किरण के प्रति समांतर गति करती है, ये पूरा बना भी लेना पिक्चर। ये दो दर्पण है दिख रहे हैं आपको 90 डिग्री पर, ये एक वाला दर्पण ये दूसरा दर्पण, ये आपतित किरण दिखाओ, ये थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस ये थीटा ये थीटा ये थीटा, आपतित का एरो और निर्गत का एरो विपरीत होने चाहिए तो प्रति समांतर हो गई, 180 पे झुक गई ना, 180 से वापस जाएगी। तो आपको अगर मैं कहूं 120 डिग्री पर तो दर्पण है तो कितने से झुकेगा विचलन, 360 माइनस 240, तो 360 माइनस 240 कितना हो गया 120। आपसे कहेगा दो दर्पण 60 डिग्री पर है तो बताइए विचलन कोण कितना होगा नेट 240, दो दर्पण 75 डिग्री पर है तो विचलन 360 माइनस 150, समझ गए इस टाइप से। तो ये ध्यान में रखना है 360 माइनस 2 थीटा, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो 100% 180 हो गया, मतलब दोनों प्रति समांतर हो गई कि नहीं होगी। आपसे तो निर्गत करण एक दूसरे के प्रति समांतर का 180 डिग्री पर जो वापस चले जाना, तो ध्यान रखें ये पिक्चर बनानी जरूरत है क्योंकि 360 माइनस 2 थीटा आपको। जब कोई सुनो पहले, जब कोई बिंब दर्पण के सामने v वेग से गति करे तो उसके प्रतिबिंब में बिंब के सापेक्ष तो 2v होगा एवं प्रतिबिंब का वेग क्या होगा -v। जितने से बिंब दौड़ेगा उतने से प्रतिबिंब दौड़ता है, तो सापेक्ष क्या हो जाएगा, बिंब का प्रतिबिंब के सापेक्ष या प्रतिबिंब का बिंब के सापेक्ष 2v, विपरीत हो गया ना। जब एक घड़ी को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तब घड़ी बिंब तथा उसका समय बिंब समान समय कहलाता है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति द्वारा प्रेक्षित घड़ी का प्रतिबिंब। मतलब आपको घड़ी में के सामने दर्पण रख दिया तो क्या दिखाएगा, प्रतिबिंब उसका क्या होगा। पहला, अगर वास्तविक समय AH है, घंटे में दे रखा है और 12 से कम है, 12 घंटे से कम है, तो प्रतिबिंब समय होगा 12 माइनस AH, जैसे 8 4, जैसे 9 3, घड़ी में तो 9 बज रहे हैं, दर्पण रख रखा है, कितना दिखाएगा 3 10 2, समझ गए। वास्तविक समय AH 20 मिनट, घंटा और मिनट दोनों में दे रखा है, जैसे 10:50, बोलो 10:50। अब इसको 11:60 में से घटाना पड़ेगा, 12 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि मिनट भी लेना है ना, तो 11:60 में से 10:50 घटा दो, आ जाएगा ना समय। फिर अगर वास्तविक समय मिनट के साथ सेकंड में भी दे रखा है 7:40 अब आप 11:59 में से घटाओगे, अब आपको मिनट और सेकंड भी लेना है, तो 11:59 बोलो 11:59 और 60। अगर वास्तविक समय 11:59
अगर मान लीजिए कि वास्तविक समय 12 से ज्यादा है तो 24 में से घटाएंगे, 24 माइनस AH। अगर वास्तविक समय 12 से ज्यादा है मिनट के साथ तो 23:60 में से घटाएंगे, वो समझ गए ना वैसी। और अगर मान लीजिए सेकंड में भी तो 23:59:60 में से घटाएंगे। हो गया कि नहीं हो गया? 16:20 16:20 7:40। अरे 23:60 में से घटा दिया होगा। 18 बज रहे हैं, 18। दर्पण कितने बजेगा? 6। बात समझ में आई? 18 का मतलब कितना होगा? 6। और 10 है तो 2। 12 से कम होगा तो उसमें से घटाएंगे और ऐसे। तो लिखिए अपनी कॉपी में, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहले तो वेग लिखो। जब कोई बिंब दर्पण के सामने, धीरे आराम से, जल्दी बोल रहा हूँ क्या? तो धीरे धीरे चलते। जब कोई बिंब दर्पण के सामने, अरे बोलने की आवाज को या स्पीड को? स्पीड, ठीक। जब कोई बिंब दर्पण के सामने v वेग से गति करता है, ठीक ना? तो एनर्जी से आ जाती है ना, इसलिए बोल लेते हैं। हाँ, इसका ही फर्क पड़ता है। क्या लिख रहा है ऑनलाइन वाले जिगर? पानी बोलो सर एक बार। प्रतिबिंब का बिंब के सापेक्ष वेग 2v होगा। सापेक्ष तो 2v होगा भाई, एवं प्रतिबिंब का वेग तो -v होगा। 10 से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब भी 10 से दौड़ेगा, विपरीत दिशा। सारा लिखना बेटा, पूरा भी तो समझा तो दिया, पूरा टिपना। घड़ी का समय भी समझाया ना, वैसे टिपना। लिखा हुआ नहीं समझ में आता तो बोल देना। आ रहा है समझ में? घड़ी बिंब और समय बिंब, समय कहलाता है। AH का मतलब आवर में, AH/BM का मतलब आवर और मिनट में, AH/BM और CS का मतलब घड़ी सेकंड में, राइट? तीनों लिख लिया?
11 59 60 में से घटाओगे सब, AH BM CS, राइट। लिख लिया पीछे, वास्तविक समय और ये प्रतिबिंब का समय। लिखो 12 से ज्यादा, ये मतलब लिखो 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा हो तो सीधा माइनस करो, 24 माइनस AH, 24 माइनस AH, 23 60 माइनस AH BM, 23 59 60 माइनस AH BM CS। लिख लिया, 24 माइनस AH लिख लिया बच्चों, और 23 60 माइनस AH BM, और तीसरा 23 59 60। बताओ घड़ी में 8:35 20 सेकेंड हुए, 8:35 20 सेकेंड हुए, तो दर्पण में प्रतिबिंब कितना होगा? ट्राई करो, किस में से घटाओगे बताओ? 11 59 60 में से घटा दो, किसको? 8 35 और 20 को। आंसर बताओ। 3, अरे बोलो तुम मास्क वाले बच्चे बोलो। शाबाश, कर लिया पहले, वेरी ठीक। लिख लो 11 59 60 माइनस 8 35 20, 3 24 40 आना चाहिए आंसर। समझ गए क्या? हटा लूं? लो बताओ, घड़ी में 15 27 35, घड़ी में 15 27 35 हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा? लिखो, कॉपी में लिखो, 15 27 35। रुकमणी बताओ। अरे बोलो तो सही, कोई नहीं बोल रहा। 11 59 60 में से घटाओ, 8 32 25 आ रहा है क्या? 4 30, 4 30, 4 30। अरे आंसर बोलो, ये ऐसे कर रहे हो यार। 4 30 बोलो, आंसर बोलो। 4 30 का आंसर, अच्छा 7 30, हाँ ठीक है। सही है, सही है, 7 30 सही है एकदम। 4 30 का 7 30 सही है। किस में से घटाया साहब? 11 60 में से। एग्जाम में घटेगा 11 59 में से, देखना तुम, इसका ध्यान रखना है। 59 तब आता है तीनों। ये गलती होती है एग्जाम में बच्चों से कि भाई पहला वाला समझ जाते हैं 12 माइनस, लेकिन दूसरे में क्या करते हैं 11 59 एक कर, ये गलती होती है। तो आपको दूसरे में क्या लिखना है? 11 60 59 तो तब आता है तीनों। फिर तीनों के लिए कैसे लिखोगे अदरवाइज? 11 60 60 थोड़ा लिखते नहीं है, 11 59 60, राइट। तो गलती होगी तो उसका ध्यान रखें। यहाँ पर आप 11 60 में से घटाएंगे, 2 है तो 11 60। चलिए सर, अब आता है प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालें। ये भी नीट में आया था, प्रतिबिंबों की संख्या पता है ना आपको? अरे 60 डिग्री पर आया तो था पिछले साल, पिछले 19 20 21 में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। 60 डिग्री पर हो तो 5 प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समतल दर्पण के मध्य कोण थीटा हो और उनके मध्य स्थित बिंब के लिए प्रतिबिंबों की संख्या यदि 360 बटे थीटा सम हो, जैसे 360 बटे 60, बोलो कितना हुआ? 6। तो प्रतिबिंबों की संख्या m-1 होगी। यदि विषम हो तो 2 स्थितियां संभव हैं। जब बिंब समद्विभाजक पर नहीं हो, मतलब बीच में नहीं हो, बिल्कुल बीच में नहीं हो, तब तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर ही बनेगी। बोलो, अरे विषम है तो बराबर बनेगी। कैसे? जैसे 120 डिग्री पर है तो 3 आया ना, तो प्रतिबिंब 3 ही बनेंगे अगर समद्विभाजक पर नहीं है तो। अगर समद्विभाजक पर है तो m-1। क्लियर? 72 डिग्री, 72 डिग्री, दो कोण जो दो दर्पण है वो 72 डिग्री पर है, बिंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 360 बटे 72 5 आया, विषम आया, बिंब समद्विभाजक पर स्थित है तो कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं हो गया?
अच्छा, दो दर्पण अगर 45 डिग्री पर है और बिंब समद्विभाजक पर है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 45 का मतलब होगा 360 बटे 45, कितना होगा बेटा? 8 हुआ क्या? 8 सम आया तो 7 सम आया ना, तो प्रतिबिंबों की देखना 360 बटे 45 सम ही आएगा ना, 8 आएगा ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 7। तो लिखिए प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब ध्यान रखें, प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है, दर्पण का समय पूछा जा सकता है, विचलन पूछा जा सकता है 180 माइनस 2 थीटा 2 थीटा और 360 माइनस 2 थीटा, तीन चीजें मैंने बताई। जब दर्पण को थीटा से घुमाएंगे तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से घूमता है, जब विचलन देखते हैं तो 180 माइनस 2 आई, और जब दो दर्पण अगर थीटा कोण पर हो तो उनका विचलन 360 माइनस 2 थीटा। ये तीन चीजें ध्यान रखें। समद्विभाजक पर होगा, नहीं है तो m, और है तो m माइनस 1, और नहीं दे रखा हो ना कुछ भी तो समद्विभाजक पर मानते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा और विषम आ गया तो आपको m माइनस 1 ही करके आना है, राइट, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं दिया तो बाइसेक्टर मानते हैं, मध्य में स्थित मानते हैं। डन। एग्जाम्पल लिखें तो क्लियर हो। कितना बनेगा जल्दी से बताओ? 60 पर 5, 90 पर 3, 120 पर 2, समद्विभाजक पर से तीनों एग्जाम्पल लिख लो। तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। समद्विभाजक पर स्थित है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 2।
थीटा 0 हो, 0 का मतलब होता है परस्पर समांतर रखे हैं, समांतर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत। आपने देखा हो कई बार्बर की दुकान पर, नाइयों की दुकान पर पैरेलल लगे रहते हैं, तो आप ही आप दिखाई देते हो इधर भी इधर, तो वो इसीलिए दिखाई देते हो क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनेंगे? अनंत। तो लिखो यदि थीटा 0 हो अर्थात दो दर्पण परस्पर समांतर रखे हों, याद आ गया? दर्पण अगर दोनों समांतर रखे हैं तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत। 360/0 करोगे तो अनंत हो गया ना। अच्छा बताओ, अगर आप अपना प्रतिबिंब पूरा दर्पण में देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप 6 फुट के हैं और आप पूरा 6 फुट आप दिखाई दे, तो कितना मिनिमम दर्पण की लंबाई चाहिए? 3। और उस पर किस पे डिपेंड करेगा? वो दूरी पर। अब आप 50 मीटर दूर हो तो थोड़ा दिख जाओगे, दूरी पर किस पर निर्भर करेगा? लेकिन कम से कम कितना चाहिए? 3 फीट, मतलब आधा, h/2। आप बीच में खड़े हो, बिंब को, पीछे वाली दीवार को आप पूरा देखना चाहते हो दर्पण में। आप यहाँ खड़े हो, पीछे आपकी कोई बड़ी दीवार है, आप चाहते हो कि दर्पण में पूरी दीवार दिखाई दे, तो उसके लिए ऊंचाई क्या होनी चाहिए? h/3। पूरी को देखना है तो कितना होना चाहिए? h/3। आपको अपनी देखनी है तो कितना होना चाहिए? h/2। लेकिन अगर आपके पीछे कोई दीवार है और आप उस दीवार को पूरा देखना चाहते हो बर्तन उसमें दर्पण में, तो फिर कितना होना चाहिए? h/3। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। आपको खुद की देखनी है सामने दर्पण में, तो मिनिमम ऊंचाई क्या होनी चाहिए दर्पण की? आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। और अगर आपको पीछे वाली दीवार को देखना है दर्पण में, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? h/3। तो लिखिए, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण से देखना चाहे, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण से देखना चाहे तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण से देखना चाहे तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। लेकिन यह रिजल्ट आंख की स्थिति पर, जमीन से आंख की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, अपितु दर्पण के सम्मुख व्यक्ति की दूरी पर निर्भर करता है। अब बहुत दूर होगा तो कैसे दिखाई देगा भाई? नहीं, 100 मीटर दूरी पर थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन यह रिजल्ट आंख की स्थिति पर, जमीन के सापेक्ष ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, अपितु दर्पण के सम्मुख व्यक्ति की दूरी पर निर्भर। सही बात है ना, दूरी ज्यादा होगी तो कैसे दिखाई देगा? तो 10 मीटर का आदमी है तो कितना दिखाई देगा? कितना दर्पण चाहिए उसको पूरा देखने के लिए? 5। ये पिक्चर बनाना चाहो तो जरूरत नहीं है, पर थोड़ा अच्छा लगे बना हुआ तो बना लो। याद रहना है h/2। ये आंख है और ये आपकी पूरी ऊंचाई है h। इसको देखने के लिए दर्पण को कितनी चाहिए? h/2। परावर्तित होकर दोनों साइड से आंख पे जाएगी, तब जाके आप पूरी दर्पण को देख, पूरी जो है ऊंचाई h/2। आंख है ये, है ना, सी पर।
ये सब बराबर है, ए बी बी सी सी डी डी, उसी से शुद्ध हो जाता है एच बाई टू आएगी। चार इससे हो गए ना, एच बाई फोर एच बाई फोर एच बाई फोर एच बाई। हटाएं। अरे एच बाई फोर एच बाई फोर एच बाई फोर एच बाई फोर एच बाई टू आ गया। एक दीवार का दर्पण से पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, मतलब दीवार को पूरा देखना है। तो दीवार में दर्पण के मध्य खड़े व्यक्ति को दीवार की 1/3 ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आदमी खड़ा कर देना, देखो इधर दिख रहा है आदमी। अरे आंख, ये पूरी दीवार है, पीछे दीवार है, आगे दर्पण है, तो कितना पूरी दीवार को देखने के लिए कितना चाहिए, एच बाई। दीवार अगर 64 मीटर 6 मीटर की है तो बताओ दर्पण कितने मीटर का होना चाहिए, 2। याद रह जाएगा। दीवार अगर 6 मीटर की है पीछे, आपके पीछे, तो दर्पण कितने मीटर का होना चाहिए, 2। बना लो। ये सब सर्वांग सम से निकलते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखें, एक दीवार का दर्पण से पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो ये सब छोटे छोटे डेटा हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रखने हैं। 64 वो 6 मीटर की दीवार है तो कितने को चाहिए दर्पण, 2। 6 मीटर की आदमी हाइट के तो फिर कितना चाहिए, 3। इसलिए क्या हटाएं, एग्जाम्पल लिख ले, यदि दर्पण 6 मीटर है तो दर्पण, तो अगर दीवार 6 मीटर है तो दर्पण 2 मीटर का होना चाहिए। डन। अब हेडिंग डालें, गोलीय दर्पण। लिखिए, अक्सर जो बेसिक दर्पण समतल में थे उसमें इमेज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, नंबर ऑफ इमेजेस, वो ध्यान रखें। 360 बाय थीटा वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक घड़ी का समय। तो 2 चीज तो वैसे ध्यान रखें, विचलन का ध्यान रखें। थीटा टू थीटा 180 - 2 है और 360 - 2 थीटा, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। अब लिखो वक्रता दर्पण, गोलीय दर्पण। वक्र दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। यदि परावर्तन आंतरिक पृष्ठ से हो तो दर्पण अवतल होगा, अगर परावर्तन बाहरी पृष्ठ से हो तो दर्पण उत्तल होगा। यहाँ किससे हो रहा है परावर्तन, देखो इधर जल्दी से बच्चों, आंतरिक से, तो ये कौन सा है, अवतल। और यहाँ किससे हो रहा है, बाहरी से। अरे बाहरी से जा रहा है ना, पर ये कौन सा है, उत्तल। उत्तल को बोलते हैं डाइवर्जिंग, अपसारी। अपसारी को क्या बोलते हैं, फैलाने वाला या वो संग्रहित करने वाला, फैलाने वाला। और कन्वर्जेंट कौन होता है, अपसारी, अभिसारी। अभिसारी हिंदी बोलते हैं अभिसारी। कन्वर्जेंट का मतलब इकट्ठा करना, और डाइवर्जेंट का मतलब फैलाना। ठीक हो दोनों। गोलीय दर्पण, हेडिंग डालें, गोलीय दर्पण। वक्र दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। वक्रता दर्पण या वक्र दर्पण
चेंज कराना खुशी। तो नहीं हटा खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक लो सारा बेटा, बना लिया आप तल कन्वर्जेंट, अब डाइवर्जेंट सब बनाओ। लिख लो फटाफट। सी क्या, सी क्या वक्तक केंद्र, और जो पी क्या पोल ध्रुव। देखो लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं ध्रुव। सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है ध्रुव से। ध्रुव से सी तक की दूरी होती है आर, और एफ जहाँ पे पहले परावर्तित किरण काटती है मुख्य अक्ष को वो क्या होती है एफ, तो वो दूरी होती है फोकस दूरी। लेंस की फोकस और दर्पण की फोकस दूरी होती है पी एफ, और वक्रता दूरी कितनी होती है पीसी, ये दुगनी होती है। राइट, हटाएं। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु द्वारक, ये पूरा जिसका भाग है वो द्वारक है। परावर्तित सतह का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। अरे जैसे ये दर्पण का भाग है ना किसी गोले का, तो ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा द्वारक, अपर्चर। जैसे ऐसा दर्पण है ये अपर्चर है। व्यास जो है वो क्या कहलाता है बोलो द्वारक। व्यास क्या कहलाता है द्वारक, अपर्चर। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग है तो किसी गोले का ही, तो उसका जो केंद्र होगा और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसका केंद्र तो वक्रता केंद्र हो गया, और उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इनकी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, अरे ध्रुव और इनकी लिखने की जरूरत है कि ध्रुव क्या होता है। और ये मुख्य अक्ष, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मुख्य अक्ष, तो आप जानते ही हैं। तो जो पिक्चर आपने बनाई थी उसमें पी लिख लो पोल, जिसे पता रहेगा ध्रुव, सी लिख लो वक्रता केंद्र, और ये पिक्चर बनी हुई है ना दर्पण की पहले वाली, उसमें लिख दो पी क्या है पोल ध्रुव। लिख लिया पी, लिखो पी एफ बराबर फोकस दूरी एफ, पी एफ बराबर लिखो फोकस दूरी एफ। ये पिक्चर बनी होगी देखो आप, इसमें लिखो पी एफ को फोकस दूरी अलग से, पी एफ फोकस दूरी एफ, पी सी लिखो वक्रता त्रिज्या आर, आर बराबर लिख लो साइड में 2f। ये हम प्रूफ भी कर देते हैं लेकिन होता है 2f ही हमेशा। राइट, पी क्या है ध्रुव, एफ क्या हो गया फोकस केंद्र बोलो, और सी हो गया वक्रता केंद्र, पी एफ हो गया फोकस दूरी, पीसी हो गई वक्रता त्रिज्या, और आर बराबर हो गया 2f। यहां तक क्लियर है, तो सारी चीज आ गई ना। चलिए मुख्य फोकस और ये तो आपने बता दिया अभी। अब आइए चिन्ह परिपाटी।
आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं और ध्रुव से, सारी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से, पी से। आपतित की दिशा में मापी गई तो धनात्मक, और आपतित के विपरीत मापी गई ऋणात्मक। अगर आपतित ये है, दिख रहा है आपको आपतित, तो इधर वाली तो दूरी धनात्मक आएंगी और इधर वाली दूरी क्या आएंगी? ऋणात्मक। ऊपर वाली क्या आएंगी? धनात्मक। नीचे वाली क्या आएंगी? ऋणात्मक। अगर ऊंचाई के रेस्पेक्ट में लोगे तो ऊपर वाली धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे वाली ऋणात्मक। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां ध्रुव से धनात्मक, विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के प्लस भाग में प्लस एवं सीधी, और जो पिछला भाग है नीचे के भाग में जो दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऊपर वाला H2 पॉजिटिव है तो H1 क्या लिखा जाएगा? नीचे वाला नेगेटिव। प्रतिबिंब बनने के नियम तो मैं अभी बताऊंगा, पहले लिखो चिन्ह परिपाटी। देखो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। लिख लिया? बस इतना ही है, ऊपर नीचे सब लिखे हुए। दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के 50 बिंदु पर मिलती हैं, वहां बिंब का क्या बनता है? प्रतिबिंब। अरे दो मिलेंगी जब तो प्रतिबिंब बनेगा। एक तो पहले आके मिली जाएगी परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पे, वो तो फोकस बन जाएगा। फिर दूसरी जहां मिलेगी उसके रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। मिनिमम कितने चाहिए? 2। आइए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? कैसे? तो अवतल दर्पण के तो सामने बनेंगे सब। कैसा होगा? उल्टा, वास्तविक, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और किस पर निर्भर करता है? बिंब की स्थिति पर। अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, उसके अनंत और सी के बीच में होगा तो फोकस उसके बीच में बनेगा। ऐसे जब तक फोकस तक चलता रहता तो ठीक है, तब तक तो वास्तविक रहेगा, लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में आते ही आभासी बन जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं? वास्तविक मानते हैं। वो तो स्पेशल कंडीशन होती है फोकस और ध्रुव के बीच की। अदरवाइज हम क्या मान के चलते हैं अवतल से? वास्तविक। फोकल लेंथ और यू और भी सब नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इधर से मापोगे दूरी, आपतित किरण इधर है तो दर्पण के सामने वाली सारी नेगेटिव हो गई ना। तो फोकल दूरी क्या होती है अवतल दर्पण की? नेगेटिव। यू भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा, और बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। अब उत्तल दर्पण में ऐसे आया तो ये तो नेगेटिव, लेकिन बिंब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा उसके सामने पीछे, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बी। और एफ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। आभासी के लिए पॉजिटिव और वास्तविक के लिए एफ क्या होता है? नेगेटिव। कोई विशेष कंडीशन नहीं हो तो हम नॉर्मली हम बोलते हैं अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए एफ नेगेटिव और उत्तल दर्पण के लिए एफ पॉजिटिव। लिखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखो, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है और बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा बनता है एवं बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट। दूसरा लिखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अब ये पिक्चर बना लो, पहले वाला अवतल वाला, किरण अब परावर्तित करते हुए यहाँ पे दिखाओ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना दें। एक किरण तो फोकस से आनी चाहिए और एक वक्रता केंद्र से, जब दोनों मिल जाएंगे वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा।
लिखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा एवं बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। लिख लो, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा एवं बिंब की स्थिति पर F पॉजिटिव होती है। और वैसे तो बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है सारा। बस F का ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी U और V तो आप पता पढ़ लेंगे। बताए आराम से। चलो अच्छा ठीक है। A डैश B डैश छोटा, सीधा, अब तो में बनेगा उल्टा, और मैं अलग अलग बनाऊंगा। अभी इनफाइनाइट पर कहाँ पर है, ऐसे बनेंगे अभी, है ना। अभी रुको बेटा, ज्यादा नहीं, अभी बिंब तक बना देते हैं, मेरे उसके बाद मत पढ़ना भाई, तो है ना। बिंब तक नहीं, तुम्हारे कहाँ बन गए, 21 5 भरे होंगे तुम्हारे, तो कितने भरे पन्ने, फिर कम से कम 15 तो होना चाहिए। लिखिए, दर्पण का सूत्र लिखिए 1/u। अरे बहुत इजी सा है, आप 9th 10th में पढ़ के आओ दर्पण यार। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। नहीं पढ़ा 10th में दर्पण? फिर भूल गए। वन अपॉन यू प्लस 1/v बराबर 1/f। जब आप लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f पढ़ेंगे। और ये है दर्पण का सूत्र, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f या 2/r। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। f को क्या लिख दिया? r/2। रेखीय आवर्धन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे अनुप्रस्थ बोलते हैं, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है उसे अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ आवर्धन या पार्श्व आवर्धन mt बराबर लिखो b/u h/v। डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पर, चिन्ह पर, बाटी पर। m का मान माइनस b/u या h/h। ये तो होता है b/u या h/h1। प्रतिबिंब बटे बिंब, हाँ लिख लो, प्रतिबिंब बटे बिंब। कौन सा आवर्धन बोलते हैं? अनुप्रस्थ या पार्श्व। mt, t मतलब ट्रांसवर्स। ज्यादा होता है बता देना, वहीं रोक देंगे अपन गाड़ी, ठीक है ना। जैसे तुम्हें लगे कि अब ज्यादा हो गया तो वहीं रोक देंगे, नहीं स्टीयरिंग अपने हाथ में ही है, लेकिन दूसरे थोड़ा चला रहा है। ये क्या लिखा है सर, है ना, अनुप्रस्थ। नीचे लिखने की जरूरत नहीं, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो जब ऐसे आवर्धन को ले रहे होते हैं तो वो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर रेखीय आवर्धन को अनुप्रस्थ आवर्धन भी कहते हैं। अरे कुछ नहीं लिखा है, लिख दो अनुप्रस्थ आवर्धन, लिख दिया अनुप्रस्थ आवर्धन, लिख दिया अनुप्रस्थ आवर्धन। मुख्य अक्ष के जो लंबवत होता है ना, ये नॉर्मल, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। और ऐसे रखा हो बिंब तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ऐसे रखा होता है ना मुख्य अक्ष के समांतर, तो बोलते हैं अनुदैर्ध्य। और ऐसे रखा हुआ है बिंब तो क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। मुख्य अक्ष के लंबवत होता है तो अनुप्रस्थ का नंबर मतलब ही लंबवत होता है पूरे फिजिक्स में, ट्रांसवर्स लंबवत। अनुदैर्ध्य, ऐसे रखा हो मुख्य अक्ष के अंदिश तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। बोलो, अनुदैर्ध्य।
V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1 dV बाई डी छोटे बिंब के लिए। बिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश रखा है, लिखो तुम भी लिखो, बिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश रखा है तो आवर्धन अनुदैर्ध्य होगा। बिंब मुख्य अक्ष के अनुदिश रखा है, बना भी लेना ऐसे ए बी, तो आवर्धन अनुदैर्ध्य होगा। अब दो स्थिति हो जाएंगी ना पोल से, एक तो ए की और एक बी की, तो इसे दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, U2 माइनस U1। अरे दो स्थिति बन गई ना ऐसे, ये ध्रुव है, यहां से यहां तक U1, यहां से यहां तक U2। पहले तो ऐसे था तो एक ही स्थिति थी U, अरे ये ध्रुव से अब ऐसे रखेगा तो दो स्थिति बनेंगी, एक तो इस किनारे की, एक इस किनारे की, तो ऐसे प्रतिबिंब की बनेंगी V1 और V2। समझ गए? तो लिखो V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U, है ना, V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U। छोटा होगा तो माइनस dV बाई डी छोटे बिंब के लिए। और dV बाई डी का वैल्यू होता है V² अपॉन U²। अवकलन करके आप निकाल सकते हैं 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 0 से। छोटा बिंब है तो m बराबर लिखें माइनस dV बाई डी। अच्छा बताओ dV बाई डी की वैल्यू V² बाई U² कहां से आएगी, अवकलन कर दें, दर्पण सूत्र का अवकलन कर दोगे ना, फोकल लेंथ का तो 0 हो जाता है, 1 अपॉन U² प्लस 1 अपॉन V करोगे तो आ जाएगा ना, U का अवकलन माइनस 1 बाई U² dV, V का अवकलन माइनस 1 बाई U² dV इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने क्या लिखा, ml इक्वल टू छोटे के लिए माइनस डी बाई डी या v बाई यू का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, v बाई यू का होल स्क्वायर। देखो दर्पण का सूत्र था 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन एम, अवकलन कर दो डी यू बाई यू स्क्वायर डी बी बाई बी स्क्वायर, तो इसे यहां से आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुदैर्ध्य आवर्धन है वो अनुप्रस्थ आवर्धन के वर्ग के बराबर होता है। अनुप्रस्थ आवर्धन में तो बी बाई यू था अकेला, अनुदैर्ध्य आवर्धन में क्या आया, v बाई यू का होल स्क्वायर छोटे बिंब के लिए। तो इसका मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होता है वो अनुप्रस्थ आवर्धन के वर्ग के बराबर। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि अनुप्रस्थ आवर्धन इतना है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन कितना होगा तो वर्ग कर देना, और अनुदैर्ध्य आवर्धन दे रखा और अनुप्रस्थ आवर्धन पूछा तो स्क्वायर कर देना। समझ गए? बस इतना ही बहुत है आज के लिए, या आगे बढ़ा दूं? हाँ लिखो ml बराबर, कईयों की इच्छा है कईयों की नहीं है, थक भी जाते हैं, सुबह 8 बजे आ जाते हैं, रात को लेट सोते हैं, रिवीजन का समय चल रहा है। लिखो ml बराबर mt स्क्वायर। l क्या है बताओ जल्दी से, लॉन्गिट्यूडनल, और t क्या है, ट्रांसफर। अगर एक से ज्यादा दर्पण हो, एक से ज्यादा दर्पण प्रयोग किए जाए तो अंतिम आवर्धन उनके मल्टीपल के बराबर होगा। कैसे होगा साहब, I1 अपॉन ओ इंटू I2 बाई I1 इंटू I3 बाई I2, जो जिसके लिए पहले प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे वाले के लिए बिंब बनेगा, तो ऐसे वो आवर्धन क्या हो जाएगा, मल्टीपल, M1 इंटू M2 इंटू M3। यदि एक से ज्यादा दर्पण का प्रयोग किया जाए, जोड़ना मत, क्या करना है, मल्टीप्लाई, I1 अपॉन ओ इंटू I2 बाई I1 इंटू I3 बाई I2 इंटू I4 बाई I3, करते चले जाएंगे ना। यदि एक से ज्यादा दर्पण प्रयोग किए जाएं तो अंतिम आवर्धन का मान M1 मल्टीप्लाई M2। ध्यान रखना आपसे कहेगा दो दर्पण यूज किए गए जिनके आवर्धन ऐसे ऐसे हैं, 5 और 2 हैं या 2 और 5 हैं, तो बताओ अंतिम आवर्धन क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करना, जोड़ मत देना, राइट। अब बस इतना ही बहुत है आज के लिए। वैसे आप बनाना चाहो तो टेबल बना के समझ सकते हो, टेबल बना सकते हो, क्योंकि दर्पण की टेबल तो आपको पता रहनी चाहिए। अगर अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, और फोकस पर है तो क्या बनेगा, अनंत पर। ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, बहुत परेशान, पढ़ लो यहाँ तक एक बार, कोई बात नहीं। पहली क्लास में भी किसकी थी आज, पहली जूलॉजी में तो लिखना होगा, बहुत लिखा उसमें भी।
कोई नहीं, आपको हमें कोई जल्दी नहीं। कौन पढ़ाएगा फिर अगली क्लास में? नहीं, क्या बोल रहा है मतलब? नहीं, ये तो लिखा तो दिया पूरा, और क्या डालोगे इसमें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, जो लिखा है वो काट के लिखा है ना, मतलब जो जरूरत नहीं है उसको हटा दिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि कम टाइम में ज्यादा काम किया आपने, और उसको ज्यादा फैलाओगे तो गड़बड़ होगी। कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ाई में ध्यान। आपको जो पढ़ा उसे एक बार पढ़ लो बेटा ना। डेढ़ महीने का टॉपिक है और आपको कम टाइम में करना है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि जो सब कुछ आ भी जाए, रहे नहीं, और शॉर्ट भी हो जाए, समझ गए? तो उस ढंग से पढ़ लो एक बार जो लिखा है पहले प्लीज। कितने पेज हुए? 7? 7.5 हुए ना? कोई नहीं, आज तो इजी था, कोई ऐसा था नहीं हमारा। आज तो क्या बेसिक तो ही थे आज। इसको लॉन्ग कराना चाहिए, 1.5-2 महीने में होना चाहिए टॉपिक। बाकी सब्जेक्ट चाहे हो ना हो, लेकिन ये जो है अपना 1.5-2 महीने में होना चाहिए। जुलाई तक तो कम से कम 16 जुलाई तक तो अभी जितना है ना उसको सही ढंग से कर लो। अभी समय कम है, इस समय 14-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है तो सिलेक्शन होता है। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं और जो तुम लिख रहे हो इसमें से तीनों मिल जाएंगे तुम्हें। पिछले साल वाले मिले, पिछले बार पूछा रिजॉल्विंग पावर डी थीटा 1.22 लैम्बडा वाला, उससे पहले माध्यम को ऐसे माध्यम में डुबोया जाए वो सब आएगा कि प्लेट की तरह, ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करता है लेंस, अदृश्य हो जाता है, पिछले उससे पहले आया। और एक आया लेंस मेकर फॉर्मूला पे, F इक्वल टू होता है R/μ-1। वो तीनों क्वेश्चन तीनों फॉर्मूले मिलेंगे। प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया इस साल, अभी इस साल μ इक्वल टू sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin A बाई 2 आपका आएगा इसमें। इसलिए आप जितना पढ़ा रहे हो उसको पढ़ लोगे ना तो ही सिलेक्शन हो जाए, समझिए? चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जब तुम्हें मन करे तो 17 जुलाई के बाद खूब पढ़ो, क्यों मना थोड़ा कोई, खूब नेट से निकाल के बुक पढ़ो बेटा, एक बार नीट में तो क्लियर हो जाए। मन तो बहुत करेगा, नहीं भाई अच्छा लगता है डिटेल में, और एग्जाम में ढूंढ तो इजी और पढ़ते वक्त ढूंढ तो हार्ड है नहीं। इसलिए जितना लिखा है उसमें तो ये हुआ सब पूरा याद, सर पूछो ना सर, ये स्थिति रहेगी तो सिलेक्शन होगा। 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा अब मई में, 7 मई हो गई आज, और मई में आपका कोर्स आपका घर पे पूरा होना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो मेजर में आप मार्क्स नहीं ला पाओगे। 30 मई तक अगर आपने अपना घर पे पूरा कोर्स रिवाइज नहीं किया तो मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होगा मेजर में, ये ध्यान रखें। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम छोटे बड़े टॉपिक्स को तो यही निकाल लो, बीच बीच में टाइम मिले तब, और पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो सिलेबस को। इनऑर्डिक के जो होते हैं छोटे छोटे भूलने लायक होते हैं ना, कई अपवाद हैं, ये हैं वो हैं, सब थ्योरी लेके आओ, कर रहे हो पढ़ते रहो तब वो, क्योंकि टाइम नहीं है ना, समय कहाँ है बताओ, मेजर चालू हो जाएंगे जून में। और ये गारंटी जो आपको लिखाया जा रहा है सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, और इससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं, अपनी नॉलेज क्या बाद में कर लेंगे, है ना? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आ जाएगा एक इनमें से लेंस और इनमें से आ जाता है प्रिज्म में से, नहीं भाई अपने नीट एक बार क्लियर हो जाए फिर अपन नॉलेज बढ़ाएंगे। आपकी क्या मेंटलिटी ऐसी रखोगे ना तो पास हो जाओगे। नहीं सर इस साल तुम नॉलेज बढ़ाएं पूरी, मुश्किल होगा पास। कर लो बेटा, पढ़ लो फटाफट फटाफट। 180 माइनस 2i, 360 माइनस 2 थीटा और 2 थीटा, ये 3 चीजें तो थी विचलन के समय ऐसे, और फिर घड़ी का समय बोलो 12 माइनस AH, 1160 माइनस AH BM और 1159 माइनस AH BM CS,
24 वाला ऐसे आ रहा है। ऊंचाई कितनी चाहिए साहब, h/2। और अगर दीवार को देखना है तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं नॉर्मली, जनरली। लेकिन जब स्पेशल कंडीशन होगी तो बदल सकता है, जैसे फोकस और नॉर्मली एफ नेगेटिव ही जाती है अवतल के लिए और एफ पॉजिटिव उत्तल के लिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट।